हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम विजन आईएएस की पीटी 365 2021 के लिए जो कि गवर्नमेंट स्कीम्स की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इसका पार्ट 3 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम। सबसे पहली मिनिस्ट्री जो इसके अंदर डिस्कस करेंगे वो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। अब इसके अंदर कौन कौन सी स्कीम्स न्यूज़ में रही हैं, क्या रहा है, हम सब कुछ यहाँ पे जानते हैं। देखिए सबसे पहली स्कीम तो है वो है उड़ान स्कीम। उड़ान काफ़ी पुरानी स्कीम है, आप जानते होंगे इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। या आप कह लो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम भी कहेंगे इसे। अब इसके बारे में इस समय क्यों खबर रही, इस समय ये न्यूज़ में क्यों रही, इसके बारे में समझते हैं। देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ कि सरकार ने यहाँ पे नए रूट्स कुछ 78 नए रूट्स को अप्रूव कर दिया जो 4th राउंड हुआ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का उसके अंदर। ठीक है, आरसीएस हम यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम मतलब आरसीएस। तो इसका जो यहाँ पे 4th राउंड हुआ उसके अंदर सरकार ने 78 मतलब 78 नए रूट्स को अप्रूव कर दिया। तो ये तो वजह है जिस वजह से खबरों में रही। अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव और फीचर्स को जानेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो इसका ये है कि रीजनल कनेक्टिविटी को यहाँ पे बढ़ाना, प्रोवाइड करना, फैसिलिटेट करना, एस्टिमुलेट करना और अच्छे से मतलब देना। अब कैसे दोगे आप इसमें? आप अफोर्डेबल मतलब अब समझो कि उड़े देश का आम नागरिक, ऐसी समझ लो कि नाम ही कहता है कि आम नागरिक अगर उड़ रहा है तो इसका मतलब कि उसको सस्ती टिकट मिलेगी तभी वो उड़ेगा। तो पहला उद्देश्य तो यही है कि रीजनल एयर कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करना अफोर्डेबल मतलब सस्ता करके। अब सस्ता कैसे दिया जाएगा भाई? यहाँ पे एयरलाइन ऑपरेशन को सपोर्ट देंगे तभी तो एयर टिकट सस्ते होंगे, क्योंकि भाई अब उनकी कॉस्ट जो आ रही है, अगर वो लोग सस्ता सस्ता करके बेचने लगेंगे 1000-1500 रुपए की टिकट, तो वो अपना सारा कुछ कॉस्ट कैसे मैनेज करेंगे? तो इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आप समझ लो क्या होगा। पहला तो यही होगा कि एयर की टिकटें वगैरह, ये कनेक्टिविटी वगैरह सस्ती अफोर्डेबल प्राइसेस में प्रोवाइड करवाना। कैसे? एयरलाइन ऑपरेशन को सपोर्ट करके। अब सपोर्ट कैसे देगी सरकार भाई? सपोर्ट कैसे देगी? सपोर्ट इस तरह से देगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कंसेशंस देंगी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट कंसेशन देंगी, है ना, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स। तो ऐसा कुछ कंसेशंस अगर दिए जाएंगे तो थोड़ा सा सस्ता होगा टिकट। दूसरी बात कि फाइनेंशियल सपोर्ट देखिए। अब फाइनेंशियल सपोर्ट में क्या आता है? वायबिलिटी गैप फंडिंग, है ना। यहाँ पे पैसा वगैरह, ये फंडिंग वगैरह करके आप वीजीएफ के बारे में थोड़ा आप नोन होंगे। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग फंडिंग वगैरह करके फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगी। तो ये तो हो गया पहला ऑब्जेक्टिव। हाँ, अब दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? दूसरा ये है कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना अनसर्व, गौर समझिएगा, अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड एरियाज में। ठीक है, ऐसे एरियाज में, ऐसे रीजन्स में प्रोवाइड करना। कैसे? एग्जिस्टिंग जो रेयर वहाँ पे एयर स्ट्रिप्स और एयरपोर्ट्स हैं उनको और रिवाइव करके। अब कैसे होता है पहले ये समझिए कि अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड एरियाज क्या होते हैं। तो पहले हम जरा अंडर सर्व्ड समझते हैं। अंडर सर्व्ड मतलब जितना है उससे कम सर्व हो रहे हैं। तो इस तरह से रिलेट करके देखो कि ऐसे एयरपोर्ट्स जहाँ पे 7 से ज़्यादा मतलब 7 से ज़्यादा फ्लाइट नहीं आती हैं एक हफ्ते में, मतलब वंस इन अ वीक, अगर कहें 7 दिनों में 7 फ्लाइट से ज़्यादा नहीं आती हैं, है ना, तो अंडर सर्व्ड के अंदर आता है। अच्छा, कुछ प्रायोरिटी एरियाज होते हैं, वहाँ पे नंबर जो है 14 है, मतलब 14 है, मतलब एक हफ्ते में 14 से ज़्यादा फ्लाइट उनको नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो ये तो अंडर सर्व्ड हो गया। अब अनसर्व्ड क्या होते हैं एयरपोर्ट्स? अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स वो ऐसे होते हैं जहाँ पे कोई भी शेड्यूल नहीं होता कमर्शियल फ्लाइट का, मतलब कमर्शियल फ्लाइट का इनके पास कोई शेड्यूल नहीं होता। ठीक है, तो ये तो प्रोवाइड करना, इन सबको प्रॉपर तरीके से चीज़ें देना। उसके बाद दूसरा क्या है कि भाई मिनिस्ट्री जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इसका उद्देश्य ये है कि हम यहाँ पे 1000 मतलब 1000 यहाँ पे जो रूट हैं उन्हें ऑपरेशनलाइज करेंगे और करीब 100 से ज़्यादा एयरपोर्ट को ऑपरेशनलाइज करेंगे अगले 5 सालों में। समझे? तो ये तो हमने ऑब्जेक्टिव की बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कुछ फीचर्स की।
तो फीचर्स में पहला फीचर ये जान लीजिए कि जो AAI है, AAI का फुल फॉर्म क्या होता है? एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के तौर पे डेजिग्नेट करी गई है, मतलब ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी रहेगी। दूसरा, ये जो है पूरा कुछ ये की कंपोनेंट होगा नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 का। तीसरा फीचर ये कि स्कीम जो है वो ऑपरेशन में रहेगी फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, मतलब जब से ये नोटिफिकेशन निकली है स्कीम की वर्जन 1.0 वाली, तब से अगले 10 सालों तक के लिए ये मामला चलेगा। ठीक है, ये स्कीम ऑपरेशन में रहेगी। चौथा फीचर ये है कि इसमें एक यूनिक डिमांड और मार्केट बेस्ड मॉडल है ताकि रीजनल कनेक्टिविटी को डेवलप करा जा सके। ठीक है, डिमांड और मार्केट बेस्ड मॉडल हो जाएगा भैया, है ना। ऐसी ऐसी जगहों पे इसकी कनेक्टिविटी होगी जहाँ डिमांड है, एक मार्केट है प्रॉपर, तो उसमें भी ये हेल्प करेगा अर्निंग में भी। तो ये जो RCS है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, ये ऑपरेशनल होगी सिर्फ स्टेट्स के अंदर, हाँ, और एयरपोर्ट्स में, एरोडोम्स में, हेलीपैड्स में, ऐसे एयरपोर्ट, ऐसे एरोडोम, ऐसे हेलीपैड जो कमिट करते हैं, सपोर्ट करते हैं इस स्कीम को। अब कैसे? कंसेशन वगैरह वगैरह प्रोवाइड करके, जैसा कि ये स्कीम के तहत आता है, जो स्कीम मांगती है उस हिसाब से। ठीक है, उसके पांचवा फीचर ये है कि जो एयर के फेयर होंगे, मतलब जो यहाँ पे चार्जेस लगेंगे, जो हम लोग टिकट वगैरह लेते हैं ना, तो ये जो फेयर्स हैं रीजनल फ्लाइट्स के, ठीक है, रीजनल फ्लाइट्स के, इनको 2500 रुपए तक की कैपिंग दी गई है प्रति आर, पर आर। मतलब अगर 1 घंटे की फ्लाइट है, या अप्रोक्सीमेटली कह लो 500 किलोमीटर कह लो, है ना, ये फ्लाइट की बात कर रही हूँ मैं, तो 500 किलोमीटर या 1 घंटे तक की फ्लाइट मान लीजिए, तो इसमें आप 2500 रुपए से ज़्यादा के एयर टिकट्स नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अब ये रखा गया है आपका फ्लाइट्स वगैरह के लिए। और अभी हम हेलीकॉप्टर की बात कर लें, तो हेलीकॉप्टर में ये टाइमिंग 30 मिनट्स रखी गई है। ठीक है, 30 मिनट तक का अगर है तो भाई 2500 से ज़्यादा नहीं ले सकते, मतलब कैपिंग लगाई गई है 2500 पे। उसके नेक्स्ट फीचर है कि एयरलाइंस जो होंगी, है ना, मतलब एयरलाइंस जो होंगी, फ्लाइट जो होंगी, ये अपनी सीटों का 50%, मतलब 50%, अब सारी सीटें तो दे नहीं देंगी इस स्कीम के तहत, है ना, क्योंकि उनको भी फिर घाटा हो जाएगा। तो 50% जो सीट्स हैं, इसमें मिनिमम सीटें कम से कम 9 सीटें आनी चाहिए, और मैक्सिमम सीटें जो है वो 40, मतलब 40 सीट्स तक हो सकती हैं। तो इतनी जो है सीटें इनको उड़ान स्कीम के तहत यहाँ पे रिजर्व करनी होगी, जो सब्सिडाइज रेट पे ये देंगे। अब बाकी की जो 50% बची, 50% तो बता दिया, अब जो बाकी की 50% बची, ये मार्केट रेट पे इनका प्राइस होगा। ठीक है, तो ये हमने फ्लाइट्स की बात करी। अब हेलीकॉप्टर्स के लिए क्या रहेगा ये सीन? हेलीकॉप्टर्स के लिए अगर मान लो सीटें जो हैं वो 13, मतलब 13 है या 13 से कम है, तो पूरी तरीके से, मतलब 100% इन्हें यहाँ पे RCS के तौर पे, मतलब रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तौर पे सीटें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि सीटें जो हैं वो 13 से ज़्यादा है ना, तो फिर मैक्सिमम 13 तक RCS सीटें रहेंगी और बाकी की नहीं रहेंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट फीचर है कि सपोर्ट इन दी फॉर्म ऑफ कंसेशन एंड वायबिलिटी गैप फंडिंग। तो ये मैंने बताया, सरकार कंसेशन देगी, वायबिलिटी गैप फंडिंग देगी, है ना। जो भी आपके ऑपरेटर्स रहेंगे RCS स्कीम के तहत, जो भी रूट्स रहेंगे, उनको यहाँ पे फंडिंग वगैरह मिलेगी। तो आप कहोगे मैम कितना सेंटर पैसा देगी और कितना स्टेट पैसा देगी, ये भी बता दीजिए। देखिए, इसके अंदर जो सेंटर है वो 80%, 80% देगी आपका वायबिलिटी गैप फंडिंग का, जिसे कलेक्ट कैसे करा जाएगा सेंटर के द्वारा? चार्ज करके एक लिवाए किस पे लगाएंगे? अप टू 8500 रुपीज़ तक का ये लिवाए लगाया जाएगा हर एक डिपार्टिंग फ्लाइट जो डोमेस्टिक एयरलाइन से निकलेगी उसके ऊपर। और जो बाकी का 20% बचा, 80% सेंटर ने दे दिया, लेकिन बाकी का 20% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। कौन देंगी? स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे गौर से समझिएगा कि सारी स्टेट गवर्नमेंट नहीं देंगी, कुछ जगह एक्सेप्शन रखा गया है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट की स्टेट में, एक आपका उत्तराखंड की स्टेट में, और एक आपका हिमाचल प्रदेश की स्टेट में। ठीक है, 3 हमने यहाँ पे एक्सेप्शंस देख लिए, और स्टेट्स का तो हमने समझ लिया। अब यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर यूनियन टेरिटरी सिर्फ और सिर्फ 10% कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, जैसे स्टेट 20% कर रही थी। ये भी समझ लिया एक्सेप्शन कौन सी स्टेट है, ये भी समझ लिया सेंटर का कितना शेयर है, और ये भी समझ लिया सेंटर पैसा कहाँ से ला रही है।
ठीक है। अब देखिए, जो रूट्स को यहाँ पे आरसीएस रूट के तौर पे क्लासिफाई करा जाएगा, है ना, ऐसे रूट्स जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत आ रहे हैं, और उसके साथ लक्षद्वीप स्पेसिफिक रूट, ठीक है, ये दोनों रूट जो हैं इसमें स्टेट गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब लक्षद्वीप के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और जो रूट्स आरसीएस स्कीम के तहत रखे गए हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये दोनों लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे जो 100%, मतलब 100% पूरा पैसा जो है रियम्बर्स करेंगे वायबिलिटी गैप फंडिंग का इस स्कीम के तहत, ठीक है। उसके साथ जो राज्य की सरकारें हैं, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, इनको फ्री सिक्योरिटी और फायर सर्विस देनी होगी, यूटिलिटीज देनी होगी सस्ते दामों में, मतलब कंसेशनल रेट्स में, फ्री लैंड होगी आरसीएस एयरपोर्ट्स वगैरह के लिए, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं ना, पार्किंग वगैरह लगती है जब वहाँ फ्लाइट खड़ी होती है, सब कुछ फ्री में नहीं होता, तो इनके आरसीएस के लिए यहाँ पे फ्री लैंड दी जाएगी। चलो, नेक्स्ट फीचर ये है कि एयरपोर्ट हो गए, एरोड्रोम हो गए, हेलीपैड हो गए, इनके जो ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, एयरपोर्ट, एरोड्रोम, हेलीपैड ऑपरेटर्स जो हैं, इनके लिए कोई भी लैंडिंग चार्जेस नहीं लगेगा, पार्किंग चार्जेस नहीं लगेगा, कोई टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग चार्जेस जो है वो नहीं लगाए जाएंगे आरसीएस फ्लाइट्स वगैरह के लिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट फीचर ये रहेगा कि मान लीजिए कोई रिहैबिटलाइजेशन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में अपग्रेडेशन की ज़रूरत महसूस होती है, कहाँ पे, एयरपोर्ट्स में या वाटर एयरडोम्स में या हेलीपैड में, ठीक है, अगर ऐसा होता है कि भाई हमें यहाँ पे आरसीएस ऑपरेशंस के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना पड़ेगा, या ये करना पड़ेगा या वो करना पड़ेगा, ऐसी ज़रूरत अगर महसूस होती है, तो ये सारा कुछ एएआई जो है ये सारा कुछ देखेगी, है ना, अपॉन पेमेंट ऑफ रिक्वायर्ड कॉस्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। अब एएआई तो देखेगी, मैंने आपको बता दिया एएआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सब कुछ करेगी, लेकिन यहाँ पे जो पैसा लगेगा वो वहाँ की राज्य की सरकार, मतलब स्टेट गवर्नमेंट देगी, या एयरपोर्ट देगा, ठीक है, या आपका वाटर एयरड्रोम हेलीपैड का ऑपरेटर देगा, समझ रहे हैं, ये सब देगा, और ओनरशिप जो है वो चेंज नहीं होगी। अब ऐसा नहीं है कि स्कीम के तहत आ गया तो ओनरशिप चेंज हो गई, ओनरशिप चेंज नहीं होगी, जिसका है उसी का रहेगा, ठीक है। तो ये पूरी हमने कहानी आपको बता दी इसके अंदर। नेक्स्ट आती है कुछ छोटे मोटे कुछ मिसलेनियस इनिशिएटिव जो आपको बताएंगे, जिसमें सबसे पहला है वो है कृषि उड़ान स्कीम। क्या है? कृषि उड़ान स्कीम। तो इस स्कीम को अनाउंस करा गया बजट 2020-21 में। स्कीम ये है कि फार्मर्स को असिस्ट करना है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पेरिशेबल होते हैं ना, जो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, सब्जियां वगैरह, वो यहाँ पे उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए फार्मर्स को मदद देना, ताकि उनका जो वैल्यू रियलाइजेशन है वो और अच्छी हो। खासकर जो नॉर्थ ईस्ट या ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से होते हैं उनके तो ख़राब हो जाते हैं ना बहुत जल्दी, इसलिए स्कीम का उद्देश्य ये है कि फार्मर्स को असिस्ट करना कि वो प्रॉपर ट्रांसपोर्टिंग कर सके अपने पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की। स्कीम के अंदर क्या है कि पहला ऐसा डोमेस्टिक डेडिकेटेड फ्रेटर कैरीड पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ने कैरी करा, पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आपका कहाँ से कहाँ तक, आपका लेंग प्यूई एयरपोर्ट जो है ना मिजोरम में, वहाँ से लेके कोलकाता एयरपोर्ट तक, तो डोमेस्टिक है, अपने इंडिया में ही है। और सेम तरीके से एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स को जो है ट्रांसपोर्ट आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड, ये भी ट्रांसपोर्ट करे गए फ्रॉम गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेके हांगकांग तक। वाह भाई वाह। कस्टम्स हो गया, प्लांट क्वारंटीन और कुछ दूसरी जो ज़रूरी सर्विसेज होती हैं ये भी अवेलेबल रहेंगी गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो ये हमने स्कीम की बात करी, और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ओवर होता है। नेक्स्ट मिनिस्ट्री की बात करेंगे वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो अब यहाँ पे कुछ नई नई जो लॉन्च स्कीम्स हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहली स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर वाइट गुड्स, एयर कंडीशनर एंड LED लाइट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया।
तो पूरा नाम क्या है ऐसे देख लो कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर वाइट गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। अब आप क्या कहेंगे, वाइट गुड्स क्या होते हैं? वाइट गुड्स मतलब एयर कंडीशनर्स, एलईडी लाइट्स, ये तो वाइट गुड्स होते हैं ना। तो ऐसा कुछ PLI फॉर वाइट गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, तो ये स्कीम है। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि यहाँ पे हम अपने यहाँ मतलब डोमेस्टिकली इसकी मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ाएं, बूस्ट करें, ताकि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आने लग जाए वाइट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन के अंदर। ठीक है, तो पहला तो ये। दूसरा उद्देश्य ये है कि सेक्टोरल डिसेबिलिटीज को हटाना, है ना, जो भी सेक्टर वाइज दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, उन्हें हटाना, और अच्छा इकोनॉमीज ऑफ स्केल अब यहाँ पे अच्छे दूर तक प्रोडक्शन वगैरह तक फैलाना करना, एक्सपोर्ट बढ़ाना, और इससे यहाँ पे एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना जो बहुत ही बढ़िया हो, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट वगैरह हो सके। तो ये सब इसके ऑब्जेक्टिव। अब इसके कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो पहला फीचर तो ये है कि स्कीम को इम्प्लीमेंट करा जा रहा है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट इसको इम्प्लीमेंट करेगा। दूसरा, स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट करी जाएगी 2021-22 से लेके 2028-29 तक। ठीक है, 21-22 से लेके आपका 2028 और 2029 तक। और इसमें जो पूरा पैसा बजट में इसको दिया गया है वो है 6238 करोड़ रुपीस। उसके बाद देखिए स्कीम के अंदर जो सपोर्ट दिया जाएगा वो सपोर्ट कंपनीज को दिया जाएगा और उन एंटिटीज को दिया जाएगा जो एयर कंडीशनर या एलईडी लाइट्स को बनाती हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इंसेंटिव की। तो इंसेंटिव में क्या रहेगा, इंसेंटिव में यहाँ पे 4% से लेके 6% तक का इंसेंटिव दिया जाएगा, 4 to 6% तक का इंक्रीमेंटल सेल्स पे नेट ऑफ टैक्सेस बताया। अब आप बोलोगे इंक्रीमेंटल सेल क्या है, तो बढ़ी हुई सेल कह लो। ऐसा जैसे मान लो नॉर्मल सेल जो भी हो रही है, कुछ कैंपेन चलाया गया या कोई प्रमोशन किया गया तो एक्स्ट्रा सेल हो जाती है ना, तो उसे बोलते हैं ये। ठीक है, तो ये यहाँ पे 4 से 6% तक का इंसेंटिव मिलेगा इंक्रीमेंटल सेल पे ओवर द बेस ईयर ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इन इंडिया। किस पे? बेस ईयर पे देख के जो कि गुड्स मैन्युफैक्चर हुए हैं इंडिया के अंदर, और इसके अंदर जो भी टारगेटेड सेगमेंट्स हैं वो कवर हो जाएंगे। जो भी एलिजिबल कंपनीज हैं, अभी एलिजिबिलिटी मैं बताऊंगी आगे, तो जो भी एलिजिबल कंपनीज हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी, और ये 5 सालों तक के लिए रहेगा। अगले 5 सालों तक के लिए रहेगा बेस ईयर के बाद देखिए, और 1 साल का जेस्टेशन पीरियड मिलता है। अब आप कहेंगे जेस्टेशन पीरियड क्या होता है मैम? देखिए जेस्टेशन पीरियड ये होता है कि जब से कंपनी सेटल हुई और तब से लेके जब तक वो प्रोडक्शन नहीं कर देती, समझे, तो उस पीरियड को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। तो ये 1 साल का दिया जा रहा है। अब बात मैंने कहा था ना आगे बताऊंगी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो एलिजिबिलिटी ये रहेगी कि इंसेंटिव जो स्कीम के अंदर है वो उन कंपनीज को दिए जाएंगे जो ब्राउन फील्ड या ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट करती हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो भी टारगेटेड सेगमेंट्स हैं इंडिया के अंदर। अब आप बोलोगे कि मैम ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, मैगजीन में तो लिखा नहीं है। देखिए जब होता गया है सरकार या कंपनीज, या जैसे कंपनीज की बात करें तो मान लो कंपनी ने क्या करा कि कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन जो है यूनिट को लिया और उसमें इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, अब वो रेंट आपका लीज पे लिया या परचेज कर ली, ये उसकी मर्जी है। तो इसे बोलेंगे हम ब्राउन फील्ड। लेकिन ग्रीन फील्ड का मतलब क्या है? जब नया कंस्ट्रक्शन होता है ना, तो उसमें जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि प्रोडक्शन के लिए बना रहे हैं कोई जगह, न्यू कंस्ट्रक्शन है, परचेज नहीं कर रहे हैं एग्जिस्टिंग। ठीक, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि जो कंपनीज की एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे देखी जाएगी कि क्या वो प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अलग अलग सेगमेंट्स में जो है वो मीट कर रही हैं। तो अगर ये मीट कर रही होंगी तो ठीक है, उस हिसाब से कंपनी एलिजिबल होगी। तीसरे नंबर पे एलिजिबिलिटी जो है वो सब्जेक्ट है थ्रेशहोल्ड का ऑफ क्यूमुलेटिव इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीमेंटल सेल्स में नेट ऑफ टैक्सेस बता रखा है मैन्युफैक्चर गुड्स का। अब थ्रेशहोल्ड क्या, एक लेवल है यहाँ पे कि बढ़ा हुआ, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है बढ़ा हुआ, तो क्यूमुलेटिव जो इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट है, जो भी बढ़ा हुआ इन्वेस्टमेंट रहेगा, है ना, कि मान लीजिए आज ये करा, वो देखिए कितना बढ़ गया आगे वाले टाइम पे इन्वेस्टमेंट, और इंक्रीमेंटल सेल तो हम बता ही चुके हैं। इसका यहाँ पे ये थ्रेशहोल्ड माना जाएगा मैन्युफैक्चर गुड्स का। और मैन्युफैक्चर गुड्स में ये क्योंकि अलग होते हैं ना आपका ट्रेडेड गुड्स से,
ठीक है, तो ये देखा जाएगा ओवर द बेस ईयर ऑफ द रिस्पेक्टिव ईयर, जो उसका होगा उसके बेस ईयर के हिसाब से वो कैलकुलेट करेंगे। बाई बात कि मैम आप बार बार बेस ईयर बोल रहे हो, तो आखिरकार इसका बेस ईयर क्या रखा गया है? तो बेस ईयर जो फाइनेंशियल ईयर अपना 2019-20 का है उसे रखा गया 1920 वाला। तो जो फर्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट का है ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? 21-22। और फर्स्ट ईयर जो इंक्रीमेंटल सेल का माना जाएगा वो माना जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2022-23। ठीक है, और एक्चुअल डिसबर्समेंट जो होगा PLI का, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का, जो एक्चुअल डिसबर्समेंट किया जाएगा उस रिस्पेक्टिव ईयर के लिए, ये उसके सब्सिक्वेंट जो उस ईयर के बाद आएगा भाई उसमें यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, हो गया। अब स्कीम जो है ये फंड लिमिटेड है, हाँ, और इवन अगर मान लीजिए ओवर अचीवमेंट भी आप कर दें टोटल पे आउट का इंसेंटिव की, तो लेकिन कैपिंग है, जितना देखिए आपने कितना भी कर दिया उससे मतलब नहीं है, लेकिन कैपिंग कैबिनेट जो अप्रूव करेगी कि इतने ही लिमिट तक ही आपको मिलेगा, तो उतना ही इंसेंटिव मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि ओवर भी आप कर देंगे तभी आपको एक्स्ट्रा मिलता जाएगा, ऐसा नहीं है, कैपिंग है कि इतने इतने अमाउंट तक ही मिलेगा। और आखिरी में जो इम्पार्ट ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज हैं जिन्हें हम लोग EGOs बोलते हैं, जिन्हें चेयर करा जाएगा कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा, ये सब ये PLI स्कीम्स जो हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इनको देखेंगे, मॉनिटर करेंगे। ठीक है, तो ये समझ गया न्यू लॉन्च स्कीम के बारे में। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है स्कीम, वो कहती है कि भाई स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, ये भी आई है। इसमें देखें क्या है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस देना स्टार्टअप्स को, है ना, फॉर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और प्रोडक्ट ट्रायल्स, मार्केट एंट्री एंड कमर्शियलाइज एक्शन। ठीक है, तो इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस पैसा वगैरह मिलेगा स्टार्टअप को। आप बताइए क्या कॉन्सेप्ट है ना, क्या है, क्या प्रोटोटाइप डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट ट्रायल्स, मार्केट एंट्री, है ना, कमर्शियलाइजेशन वगैरह के लिए। तो इससे क्या होगा, ये सारे स्टार्टअप जो हैं वो यहाँ पे एक लेवल तक जाएंगे जहाँ पे ये जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, है ना। कहाँ से ले सकते हैं? एंजल इन्वेस्टर्स से ले सकते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट से ले सकते हैं, या लोन्स वगैरह ले सकते हैं कमर्शियल बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव। इसका नाम जैसे कहते हैं स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, तो भाई यही कहने का मतलब एक तरीके से यही कि स्टार्टअप है तो एक तरीके से एक बीज की तरह ही तो होता है ना, उसको आगे कैसे करना है, तो उसको फंडिंग के लिए। अब एलिजिबिलिटी की बात कर ली जाए, सबको तो लोन मिलेगा नहीं, एलिजिबल लोगों को ही मिलेगा। तो एलिजिबिलिटी क्या है स्टार्टअप की? तो हर एक DPIIT, ये क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये जो भी DPIIT रिकॉग्नाइज स्टार्टअप होंगे जो कुछ क्राइटेरिया को मीट करेंगे उनको मिलेगा, वही एलिजिबल होंगे। जैसे कि इट मस्ट नॉट बी मोर देन 2 years ओल्ड, ये 2 साल से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। एंड इन्हें मान लीजिए मस्ट नॉट हैव रिसीव्ड मोर देन ₹10 लाख ऑफ मॉनेटरी सपोर्ट एक्सक्लूडिंग प्राइज मनी फ्रॉम द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से इन्होंने किसी भी तरह से 10 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा ना लिया हो अभी तक के पीरियड में। इसमें प्राइज मनी नहीं इंक्लूडेड है, बाकी जो तरीके से किसी तरीके से ना लिया हो। दूसरा क्या कि इनका बिजनेस आइडिया ऐसा हो, है ना, कि भाई यहाँ पे ऐसा प्रोडक्ट वगैरह या सर्विस वगैरह दे रहे हैं जो मार्केट के हिसाब से फिट बैठ रही है ना, कि इनको पता है कि आगे बिकेगी चीज़ें, स्कोप है आगे बढ़ने का, टेक्नोलॉजी के साथ में टेक्नोलॉजी को ध्यान में रख के बनाया गया है ना। ऐसा कुछ उल्टा सीधा अंडरस्टैंड प्रोडक्ट ना लेके आ गए हो कि पता है आगे तो फ्लॉप हो जाएगा तो पैसा भी डूब जाएगा। अच्छा, कुछ प्रेफरेंस दी गई है स्टार्टअप्स को कुछ सेक्टर्स में, जैसे कि सोशल इम्पैक्ट हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, वाटर मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फूड प्रोसेसिंग, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर हो गई, एनर्जी हो गई, मोबिलिटी हो गई, डिफेंस, स्पेस, रेलवेज, ऑयल एंड गैस, टेक्सटाइल्स, है ना, ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये सब देख रहे हैं आप, फ्यूचर दिख रहा है इंडिया का, भाई ज़रूरी है इसलिए इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। अब बात आई एलिजिबिलिटी फॉर इंक्यूबेटर्स। अभी इंक्यूबेटर क्या? इंक्यूबेटर एक लीगल एंटिटी होनी चाहिए, मतलब जैसे कि आपका एक कोई सोसाइटी हो या कोई ट्रस्ट हो या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या कोई स्टैट्यूटरी बॉडी हो, और एटलीस्ट 2 साल से तो ये काम कर ही रही हो, है ना। जब जिस दिन वो स्कीम के लिए एप्लीकेशन अपनी जो है लगाए, तब से पिछले 2 साल से तो काम चल रहा हो उसका। इसमें
फैसिलिटी होगी एटलीस्ट 25 इंडिविजुअल्स तो उनके लिए सीट होनी चाहिए, और इट मस्ट हैव एटलीस्ट 5 स्टार्टअप अंडरगोइंग इंक्यूबेशन फिजिकली ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। जिस दिन ये एप्लीकेशन अपनी लगाएं उस दिन एटलीस्ट 5 स्टार्टअप तो जो है वो उन पर काम चल रहा हो कि वो इंक्यूबेशन के लिए जो है हो रहे हैं। तो ये है कुछ बातें। उसके बाद बात आती है सेलेंट फीचर्स की। क्या आखिरकार इसके फीचर्स हैं, देखते हैं। देखिए, स्कीम को अनाउंस करा गया है एट प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट में, ठीक है, और ₹945 करोड़ सीड फंड जो है वो डिस्पर्स किया जाएगा। 945 करोड़ रुपए का फंड है ये, जो भी स्टार्टअप्स हैं एलिजिबल हैं उनको जो है ये दिया जाएगा पैसा थ्रू एलिजिबल इंक्यूबेटर्स अक्रॉस इंडिया इन 2021 से लेके 25 के बीच में। दूसरी बात तो ये कि एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी को यहाँ बनाएगा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ताकि ये पूरा एग्जीक्यूशन और इस स्कीम की प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके। अब स्टार्टअप जो है 70 लाख रुपए तक ले सकते हैं, करीब 20 लाख रुपए तक इनको ग्रांट मिल सकती है एज फॉर वैलिडेशन ऑफ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट या प्रोडक्ट ट्रायल्स के लिए, और करीब 50 लाख रुपए तक है ना, इनका इतना रुपए तक का इन्वेस्टमेंट ये मार्केट एंट्री के लिए ले सकते हैं। मैंने सब स्टार्टिंग में बताया था आपको, कमर्शलाइजेशन के लिए या फिर अपना जो है स्केल अप करें कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के थ्रू या डेप्ट लिंक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। और जो इंक्यूबेटर्स हैं इनको जो है वो करीब 5 करोड़ तक ग्रांट मिल सकती है, और ग्रांट को यूटिलाइज पूरी तरह से इंक्यूबेटर्स करेंगे अगले 3 सालों के अंदर ही, है ना। जिस दिन ये रिसीट पाएंगे, जिस दिन पा जाएंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फंड की, तब से लेके जैसे इनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल गई तब से 3 सालों तक इनको पूरा पैसा खर्चा करना है। और अगर इंक्यूबेटर्स ने एटलीस्ट 50% पैसा नहीं खर्चा करा जितना उन्होंने कमिट करा था, तो स्टार्टिंग के 2 सालों में अगर इन्होंने अपने कमिटमेंट का 50% पैसा नहीं खर्चा करा तो इंक्यूबेटर जो है आगे और पैसा वगैरह नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पे एक बात समझिएगा कि इंडिया जो है यहाँ पे वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है हमारे यहाँ, है ना। पॉपुलेशन का बहुत बड़ा इसमें योगदान है, जिससे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स निकल के आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी और हो सकता है भाई बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेशंस भी यहाँ से निकल के आए, तो इसलिए सब ज़रूरी है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ, ये इंक्यूबेटर यूज़ कर रही हूँ, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ना पता हो, फिर वो कमेंट करेंगे कि मैम आपने इसका मतलब नहीं बताया, एज इट इज़ बता दिया। देखिए, इंक्यूबेटर क्या होता है ना, कि जैसे नया कोई स्टार्टअप या नया कोई बिजनेस आ रहा है तो उसको थोड़ा सपोर्ट देना। अब स्पेस के थ्रू, नेटवर्किंग के थ्रू, कई सारी चीज़ों के थ्रू दे सकते हैं। जैसे आप पता नहीं ये आपने ये इस कंपनी का नाम सुना है कि नहीं सुना है, रीजिस, है ना, ये भी इट इज़ अ काइंड ऑफ इंक्यूबेटर। तो चलो भाई, कुछ दूसरी स्कीम्स जो न्यूज़ में रही अब उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टअप इंडिया, काफ़ी पुरानी स्कीम है, अभी फ़िलहाल न्यूज़ में इसलिए रही है क्योंकि जनवरी 2021 में स्कीम को 5 साल हो गए हैं, इसलिए ये न्यूज़ में रही है। तो आइए ऑब्जेक्टिव भी जान लिए जाएँ, क्योंकि ये स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखो, ताकि स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम यहाँ बिल्ड करा जा सके इनोवेशन के लिए, स्टार्टअप्स के लिए बढ़े हमारे देश के अंदर, ये है इसका उद्देश्य, ये है इसका ऑब्जेक्टिव। उसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी की बात करी जाए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो स्टार्टअप के अंदर रिकॉग्नाइज करा जाएगा वो ये कि स्टार्टअप जो है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, या फिर पार्टनरशिप फर्म के तौर पे इसको रजिस्टर करा जाना चाहिए, या तो फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर ये हो, ठीक है। तो ये होनी चाहिए पहला। दूसरी बात कि टर्नओवर जो है वो इसका 100 करोड़ से कम होना चाहिए किसी भी पुराने फाइनेंशियल ईयर में, है ना, 100 करोड़। तीसरे नंबर पे कि एंटिटी को आप स्टार्टअप मानोगे अप टू 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, है ना, 10 साल तक आप स्टार्टअप मानोगे। बहुत सारी ऐसी आपको 10 साल में बहुत होता है, तो ऐसा नहीं है, 10 सालों तक भी धीमे धीमे चीज़ें बढ़ती हैं, कुछ कंपनीज नहीं इतना तेज डेवलप करती हैं, ठीक है। उसके बाद स्टार्टअप जो है वो एक काम कर रही हो इनोवेशन के फील्ड में, या कोई भाई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स या सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए या प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने के लिए, और इसमें इतना पोटेंशियल होना चाहिए स्टार्टअप में कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, वेल्थ जनरेट करे, समझे ना। उसके बाद
एंटिटी जो है वो फॉर्म हो बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस शैल नॉट बी कंसिडर्ड स्टार्टअप। अभी समझो, ऐसे जो एंटिटी जो किसी एक बिजनेस के आपके स्प्लिट से बने, कि मतलब एक बिजनेस था अलग अलग हो गया, ठीक है, तो या ऐसा कुछ कि एग्जिस्टिंग बिजनेस को ही रिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया, ठीक है, तो ऐसी जो एंटिटी होंगी इनको स्टार्टअप नहीं माना जाएगा। इतना बात समझ लीजिएगा, स्टार्टअप मतलब अपना ही हो, नया ही हो। चलो भाई, फीचर्स की थोड़ी बात करते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो आपका DPIIT है, जिसकी बात हमने ऊपर करी थी, ये इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी रहेगी। एक बात यहाँ पे जो नोट करने लायक है वो ये है, वो है भाई फंड्स ऑफ फंड्स। इसका मतलब है कि सरकार पार्टिसिपेट करती है कैपिटल में सेबी रजिस्टर्ड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड की, जिसे हम लोग डॉटर फंड्स कहते हैं, है ना। तो यहाँ समझिए कि सरकार पार्टिसिपेट करती है इन डॉटर फंड्स में, जो बदले में इन्वेस्ट हु इन टर्न इन्वेस्ट इन इंडियन स्टार्टअप, और जो ये डॉटर फंड जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं इंडियन स्टार्टअप्स में अपने इक्विटी या आपकी इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से। तो फंड्स ऑफ फंड्स हो गया ना, सरकार ने कहीं किया, उन्होंने कहीं किया, ठीक है। एक बात तो ये समझ लिया हमने। दूसरा, टैक्स एग्जेम्पशन की बात समझ लेते हैं। तो टैक्स एग्जेम्पशन में अगर हम कैपिटल गेन्स में देखें, ऑन कैपिटल गेन्स अराइजिंग आउट ऑफ सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, जैसे आपको फायदा हुआ कि आपने अपना घर बेचा या अपना प्लॉट बेचा, और अगर अमाउंट को इन्वेस्ट करा जा रहा है स्टार्टअप के अंदर, है ना, कि भाई इन एलिजिबल स्टार्टअप फॉर परचेज ऑफ एसेट, मान लो कि ऐसा करा कि कोई स्टार्टअप है, ठीक है, तो स्टार्टअप कोई नया है, उसके लिए आपने क्या करा, अपना घर या अपना ज़मीन बेचा, और उसके लिए सामान खरीदने के लिए आपने उसमें पैसा लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया, ये टैक्स एग्जेम्पशन में आ जाएगा, इसमें टैक्स एग्जेम्प्ट होगा, जो पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है वो आपने इन्वेस्ट कर दिया। दूसरा टैक्स एग्जेम्प्ट होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे, मान लीजिए इफ़ इट इज़ इन्वेस्टेड इन अ फंड नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख, मतलब 50 लाख रुपए तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, ऐसे में कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह नोटिफाई करा गया है, तो ऐसा पैसा भी टैक्स से एग्जेम्प्ट है। तीसरे नंबर पे क्या एग्जेम्पशन है कि एंजल टैक्स पे, किस पे, एंजल टैक्स पे। कैसा मतलब कि इन्वेस्टमेंट जो कि अबव है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ स्टार्टअप से, ठीक है, और जो नए रूल्स हैं उनके हिसाब से जो ओवरऑल आप शेयर जो भी इशू करे गए हैं स्टार्टअप के द्वारा, वो आप कंसिडर करोगे जब कि कितने क्या हैं, तो ये इंक्रीज कर दिया गया है नए वाले रूल्स में, इसे 25 करोड़ कर दिया गया है। पहली लिमिट ये 10 करोड़ थी, अब बढ़ा के 25 करोड़ कर दी गई है। तो अभी रिसेंट जो अमेंडमेंट आया है इनकम टैक्स एक्ट में, उसमें जो कंडीशन है मिनिमम होल्डिंग की 50% शेयर कैपिटल की या वोटिंग राइट की स्टार्टअप के अंदर, इसे यहाँ पे रिलैक्स कर दिया गया है 25% पे, है ना। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा कि यहाँ पे जो ओवरऑल कंसिडरेशन फॉर शेयर्स जो इशू करे गए हैं स्टार्टअप के द्वारा, इसे भी यहाँ पे 25 करोड़ कर दिया गया, पहले 10 करोड़ था, और बाकी जो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो अमेंडमेंट किया गया उसके हिसाब से जो मिनिमम होल्डिंग 50% की थी शेयर कैपिटल की वोटिंग राइट्स की स्टार्टअप के अंदर, ये 25% तक रिलैक्स कर दी गई। तो ये कुछ हमने यहाँ पे टैक्स एग्जेम्पशन की बात कर ली, किसमें क्या फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद ये देखिए, द एक्शन प्लान इज बेस्ड ऑन 3 पिलर्स, ठीक है। क्या 3 पिलर्स पे एक्शन प्लान बेस्ड है, तो सिंप्लीफिकेशन एंड होल्डिंग। पहला तो ये देख लीजिए कि इसमें क्या कहता है, 3 है, ये तीनों है, कि करके समझाती हूँ। पहला सिंप्लीफिकेशन एंड होल्डिंग है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कहता है कि सिंपल कंप्लायंस रिजाइम फॉर स्टार्टअप बेस्ड ऑन सेल्फ सर्टिफिकेशन। देखो, सिंपल कंप्लायंस है ना, ऐसा कोई बहुत भयानक नहीं है, स्टार्टअप जो कि सेल्फ सर्टिफिकेशन पे बेस्ड है, ताकि यहाँ पे जो रेगुलेटरी बर्डन है ना स्टार्टअप के ऊपर, इतनी ज़्यादा हस्तक्षेप रोक वोक नहीं होना चाहिए, उनको रेगुलेट ज़्यादा नहीं करे, और जो कंप्लायंस की कॉस्ट है वो भी कम रहे। दूसरी बात, स्टार्टअप हब जो है, ताकि यहाँ पे जो नए नए स्टार्टअप्स हैं उनको हैंड होल्ड करें, मतलब उनको यहाँ पे सहायता करें चीज़ों में। उसके बाद मोबाइल ऐप का लॉन्च, एक पोर्टल का लॉन्च, ताकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज प्रॉपर हो सके। उसके बाद यहाँ पे लीगल सपोर्ट मिलेगा, फास्ट ट्रैकिंग पेटेंट एग्जामिनेशन होगा सस्ते दामों में। उसके बाद रिलैक्स नॉर्म्स होंगे पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए, स्टार्टअप्स के लिए। और आखिरी में
फास्टर एग्जिट फॉर स्टार्टअप, मतलब 90 दिनों के भीतर ही एग्जिट हो सकती है। पहले ये बहुत दिक्कत होती थी ना इन सब चीज़ों में कि भैया एग्जिट करना है उनको, अब वो खत्म ही नहीं हो रही, घर सालों तक चले, नई कंपनी कहाँ से बनेगी, है ना। तो ये दिक्कत होती थी। तो सिंप्लीफिकेशन और हैंड होल्डिंग, हम बाबा ने कहा था हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। दूसरे नंबर पे आता है दूसरा पिलर है इंडस्ट्री, एकेडेमिया, पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन। अभी इसमें क्या सीन है कि भाई इसमें कहता है, इसी के पॉइंट को कंटिन्यू किया गया ना, 6 के बाद 7वां पॉइंट जो है वो सेकंड पिलर के अंदर आता है कि ऑर्गेनाइजिंग स्टार्टअप फेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज होंगे ताकि इनोवेशंस को दिखा सकें, ठीक है, कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म्स को प्रोवाइड कर सकें, क्या हो भाई हमारे साथ कोलैबोरेट कर दो। उसके बाद अटल इनोवेशन मिशन को लॉन्च करा, है ना, इसमें विद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन प्रोग्राम, सेतु प्रोग्राम के साथ में नीति आयोग के। उसके बाद यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्टाइज को यहाँ हार्नेस करना, उनका यूज़ कर लेना यहाँ पे ताकि सेटअप कर सकें इंक्यूबेटर्स को, ठीक है। उसके बाद इनोवेशन सेंटर्स को नेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर बनाना और सेटअप करना करीब 7 मतलब 7 रिसर्च पार्क्स को, जो कि मॉडल्ड होंगे ऑन द रिसर्च पार्क एट IIT मद्रास। उसके बाद स्टार्टअप्स को प्रमोट करना बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में। उसके बाद इनोवेशन, जो कि इनोवेशन फोकस्ड प्रोग्राम्स हैं, उनको लॉन्च करना है स्टूडेंट्स के लिए। और एनुअल इनक्यूबेटर ग्रैंड चैलेंज को यहाँ पे करना ताकि गुड अच्छी प्रैक्टिसेस को इनक्यूबेटर्स के बीच में प्रमोट किया जा सके। उसके बाद फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव की बात कर ले तो फंड्स मैंने बताया स्टार्टअप्स के लिए रहेगा, इसे सेटअप करा जाएगा जिसमें करीब 10,000 करोड़ रुपए का कॉर्पस रहेगा। ये इतना का अमाउंट का है, इसे सिडबी मैनेज करेगी। क्रेडिट गारंटी फंड दिया जाएगा स्टार्टअप्स को सिडबी के माध्यम से, और टैक्स एग्जम्पशन जो पीछे मैंने बताया वो कैपिटल गेन्स मतलब जो फायदा हुआ उस पर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट स्कीम आती है मेक इन इंडिया। काफी पुरानी स्कीम है, आप जानते हैं कि इस समय क्यों न्यूज में रही है। देखिए वजह ये है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे अपने मॉडर्नाइजेशन फंड का 64% किसके लिए रख दिया है ना। ये जो एनमार्क करा है इन्होंने, वो करा है अंडर द कैपिटल एक्विजिशन, और ये बजट 2021-22 में रखा गया है कि ये जो है इतना परसेंटेज पैसे का परचेज करा जाएगा फ्रॉम द डोमेस्टिक सेक्टर, मतलब अपने यहाँ से। तो इससे क्या होगा, इससे मेक इन इंडिया को और बूस्ट मिलेगा। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव्स की। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया को एक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पे प्रमोट करना, कि भाई यहाँ पे लोग आए इन्वेस्ट करें, यहाँ पे ये एक ग्लोबल हब बन जाए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, डिज़ाइन के लिए, इनोवेशन के लिए, कि सब आए यहाँ इतना अच्छा हो जाए कि सब आए इन्वेस्टमेंट करें, अपना ये ऐसा हब बने। फीचर्स की बात करें तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव देखिए, ये कुछ 4 पिलर्स पे बेस्ड है। पहला है न्यू प्रोसेसेस, दूसरा है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है न्यू सेक्टर्स और चौथा है न्यू माइंडसेट। एक एक करके समझाती हूँ आपको। न्यू प्रोसेसेस में देखिए, ये रिकॉग्नाइज करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, ठीक है, कि आराम से बिजनेस हो, ये एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने का। दूसरा आता है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सरकार देखिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आप जानते हैं डेवलप कर रही है, स्मार्ट सिटीज कर रही है डेवलप, ऐसा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू, हाई स्पीड कम्युनिकेशन के माध्यम से, और इनोवेशन और रिसर्च का काम भी सपोर्ट करा जा रहा है एक बढ़िया रजिस्ट्रेशन सिस्टम के माध्यम से। इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है IPR के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये कुछ बातें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। तीसरा पिलर है न्यू सेक्टर्स। तो क्या है, FDI को ओपन करा गया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ओपन करा गया है डिफेंस प्रोडक्शन में, इंश्योरेंस में, मेडिकल सर्विसेज में, कंस्ट्रक्शन में, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, है ना। तो ये न्यू सेक्टर्स के लिए FDI को ओपन करा गया। और आखिरी में न्यू माइंडसेट। देखिए ताकि पार्टनर इंडस्ट्री के साथ में प्रॉपर हो, इसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, हमारे देश के लिए सरकार जो है वो एक फैसिलिटेटर का काम करेगी, ना कि रेगुलेटर का, ठीक है। चीज़ें देगी, प्रोवाइड करेगी जिसको ज़रूरत है, ना कि उस पर ध्यान रख रही, रेगुलेट कर रही है, ज़्यादा हस्तक्षेप गलत होता है। तो इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेल IFC
जो मेक इन इंडिया कैंपेन के लिए पूरी तरह से है उसे यहाँ पे बनाया जाएगा, जिसका ऑब्जेक्टिव जो है मतलब बनाया गया है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि इन्वेस्टर्स को असिस्ट करना इन सीकिंग रेगुलेटरी अप्रूवल। जो भी अप्रूवल्स वगैरह वो लेने के लिए इन्वेस्टर्स हैं उनको उसमें मदद करना। उसके बाद प्री इन्वेस्टमेंट फेज में साथ देना, हैंड होल्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना कि बाबा ने कहा था हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। और आफ्टर केयर सपोर्ट, ठीक है, सब कुछ हर तरह का सपोर्ट। तो ये भाई ये एक अच्छा प्राइवेट वाला सीन रख के इन्होंने ध्यान में रख के इस सब चीज़ों को लाया। उसके बाद डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इस डिपार्टमेंट का काफ़ी नाम आया है, DPIIT, याद रखिएगा फुल फॉर्म। ये अपने एक्शन प्लान को कुछ 15 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। और डिपार्टमेंट ऑफ जो कॉमर्स है वो यहाँ कुछ 12 सर्विस सेक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेशन बना के चलेगा। तो टारगेट्स क्या है स्कीम के अंदर वो भी आपको बता देती हूँ। तो पहला टारगेट है कि इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोन 12 to 14 पर एनम ओवर द मीडियम टर्म, ठीक है, इतना परसेंटेज 12 से लेके 14% तक ओवर अ मीडियम टर्म। उसके बाद यहाँ पे इंक्रीज इन द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्रीज GDP फ्रॉम 16 to 25% बाय 2022। मतलब कहने का ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर है कंट्री के GDP में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में, इसे 16% से बढ़ा के 25% तक करना है 2022 तक। और तीसरा टारगेट है कि 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स को 2022 तक इन्हें क्रिएट करना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो ये कुछ हमने यहाँ पे बात करी इसकी। आइए नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम के बारे में। इसे शॉर्ट फॉर्म में टाइज बोलेंगे। न्यूज़ में क्यों है समझते हैं। देखिए बहुत सारे कदम उठाए हैं रिसेंटली सेंटर ने ताकि एक्सपोर्ट को बूस्ट करे, है ना। सेंटर हर बार कुल नए कदम उठाता है एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए कि इसी से पैसे ही आना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई एक्सपोर्ट को बढ़िया बनाना है, कॉम्पिटिटिवनेस उसमें और बढ़ानी है। जो भी एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में दिक्कतें आती हैं ना, जो भी गैप्स है ना, उसे फिल करके एक्सपोर्ट फोकस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बना के और लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स के लिए। भाई देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि भाई यहाँ तक मान लीजिए सामान कुछ एक्सपोर्ट होना है तो ऐसी कोई कनेक्टिविटी हो जो आखिरी तक एकदम वहाँ तक वेयर हाउस तक हब तक जहाँ से एक्सपोर्ट होना है वहाँ तक प्रॉपर पहुँच जाए। इधर उधर होने में चीज़ें गड़बड़ होती हैं, डिले होता है। तो इसलिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बहुत ज़रूरत है फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स। एंड यहाँ पे क्वालिटी और सर्टिफिकेशन मेजर्स को भी यहाँ पे और अच्छे से जो भी दिक्कतें हैं उसे सॉल्व करनी है। फीचर्स क्या ये बात कर लेते हैं। तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा सेटअप करने के लिए और अपग्रेड करने के लिए भी जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें एक्सपोर्ट लिंकेजेस के साथ में जैसे बॉर्डर हार्ट्स हो गई, कोल्ड चेन हो गए, ड्राई पोर्ट्स हो गए वगैरह वगैरह, ठीक है, इसके लिए पैसा देगा। दूसरी बात सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज जैसे आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स वगैरह हो गई, कमोडिटीज़ बोर्ड वगैरह हो गए, या SEZ अथॉरिटीज़ हो गई, या अपेक्स ट्रेड बॉडीज़ हो गई, है ना, जो भी रिकॉग्नाइज करी गई हैं अंडर द एग्जिम पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सारी की सारी एलिजिबल होंगी, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा इस स्कीम के तहत। और तीसरा फीचर ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फंडिंग है ना वो ग्रांट इन एड के फॉर्म में होगी, ठीक है। और ये मान के चलिए कि नॉर्मली ये जितनी इक्विटी है उससे ज़्यादा नहीं होगी, है ना, जो भी इसके अंदर इक्विटी है, या आप कह लो जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ने इक्विटी लगाई है, या कह लो 50% कह लो टोटल इक्विटी का प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। इसमें भी सीलिंग है, इसमें भी कैपिंग है 20 करोड़ रुपए की, ठीक है। हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए इतनी कैपिंग है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये तो यहाँ तक का हो गया 50% तक। लेकिन इसकी जो है वो 80% इसको रखा गया है टोटल इक्विटी का। कुछ प्रोजेक्ट जैसे कि आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अगर है या हिमालयन स्टेट्स में है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को भी लिया गया है, तो यहाँ पे थोड़ा रिलैक्सेशन है, 80% तक है, ठीक है। समझ आ गई बात। नेक्स्ट बात करेंगे कुछ मिसलेनियस इनिशिएटिव्स के बारे में। जैसे कि पहला है सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, SEIS। इसको लॉन्च करा गया था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP के तहत 2015 से
2020 तक के लिए, जिसमें जो पुरानी वाली स्कीम थी ना इसकी, सर्व्ड फ्रॉम इंडिया स्कीम है ना, उसको इसने रिप्लेस करा था। इसका नाम रखा था सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। और जून 2020 की बात है, जो वैलिडिटी थी SEIS की, इसे 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था, क्योंकि 2020 में तो आप जानते हैं कि कोविड-19 का पैंडेमिक आ गया था। समझे? अच्छा, अब ऑब्जेक्टिव्स जान लेते हैं इस स्कीम के। उद्देश्य ये है कि एक्सपोर्ट को और बढ़ावा देना, है ना, टू इनकरेज एंड मैक्सिमाइज एक्सपोर्ट्स ऑफ नोटिफाइड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया। और ये जो SEIS है, ये शैल अप्लाई टू सर्विस प्रोवाइडर्स। ये किस पे अप्लाई होगी? सर्विस प्रोवाइडर्स पे, जो इंडिया के अंदर लोकेटेड है, ना कि आपका इंस्टेड ऑफ इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स। यहाँ समझिए, एक बात समझिए, एक होता है इंडियन सर्विस प्रोवाइडर की इंडिया के ही सर्विस प्रोवाइडर है, और एक होता है सर्विस प्रोवाइडर जो इंडिया के अंदर है। समझे? तो यहाँ पे ये जो SEIS है, ये सर्विस प्रोवाइडर्स लोकेटेड इन इंडिया के लिए अप्लाई होगी। इसलिए जो SEIS है, ये रिवॉल्व सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को देगी, नोटिफाइड सर्विसेज के, जो सर्विसेज इंडिया से दे रहे हैं, है ना, चाहे उनका कहीं पे भी बने हो वो कोई भी प्रोफाइल, उससे मतलब नहीं, जो इंडिया से दे रहे हैं उनको दी जाएगी। तो SEIS के अंदर और क्या है? सर्विस प्रोवाइडर्स जो कि नोटिफाइड सर्विसेज के हैं, इनको इंसेंटिव दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स। क्या? ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स के फॉर्म में दिया जाएगा, और इसमें जो रेट रहेगा, वो रेट रहेगा 3 या फिर 5% का, उनका जो नेट फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग होगी उसके ऊपर। और ये जो SEIS स्क्रिप्ट्स है ना, ये ट्रांसफरेबल भी है, आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो इसको, और इनको पेमेंट के लिए भी यूज़ करा सकता है बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ के लिए या टैक्सेस के लिए, चाहे वो बेसिक कस्टम ड्यूटी क्यों ना हो। क्लियर? फिर आई बात इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म। ये क्या है? देखिए, इन्वेस्ट इंडिया को इस तरह से मतलब इन्वेस्ट इंडिया जो है, उसने यहाँ पे डिज़ाइन करा है ये प्लेटफॉर्म, और ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स है, ताकि बिजनेसेस को मदद कर सके। ऐसा प्लेटफॉर्म जो बिजनेसेस को, इन्वेस्टर्स को, सबको मदद करेगा कि वो रियल टाइम अपडेट्स पा पाएंगे। यहाँ पे सारी अपडेट्स पा पाएंगे, किससे रिलेटेड? इंडिया की एक्टिव रिस्पॉन्स जो है कोविड-19 को लेके, उससे रिलेटेड सारी अपडेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे इस प्लेटफॉर्म में। अब यहाँ पे क्या डेवलपमेंट है, क्या कंट्रोल है वायरस को लेके, क्योंकि इसका बहुत फ़र्क पड़ रहा है, वायरस से बहुत चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो कैसा क्या चल रहा है, ये सारा कुछ यहाँ पे मिलेगा, है ना। उसके बाद लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अलग अलग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट क्या कदम उठा रही हैं, और स्पेशल प्रोविजंस भी रखी गई हैं, आंसर्स भी हैं, कुछ रिजॉल्व कर सकेंगे, क्यूरीज भी करेंगे, चाहे आप मेल करिए चाहे व्हाट्सएप करिए, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि भाई इन्वेस्टमेंट बिना कोविड-19 के जाए तो होने से रहा। तो यहाँ पे पार्ट हमारा ओवर होता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ज्वाइन करके मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं और मुझे मेरे काम में सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन को प्रेस करिएगा। वीडियोस को फेसबुक पे देखना चाहते हैं तो फेसबुक का पेज लाइक करिएगा। बाकी मोटिवेशन चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आ जाइए। सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।